उप मुख्यमंत्री हों, बहुत अगली स्टेज ही है मुख्यमंत्री की। तो ऐसे व्यक्ति को इस बात को सोच के नहीं नाराज़ होना चाहिए था और ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था कि जो मनीष कश्यप के साथ बिहार में हो रहा है। क्या रिमांड के दौरान खालिस्तान से बात हुई? क्या रिमांड के दौरान खालिस्तान कमांडो फोर्स, लिट्टे या ऐसे संगठन जो बैन हैं उनसे बात हुई? ये बोलता है मनीष कश्यप। तेजस्वी यादव जी, चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया है उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हों। ना मनीष कश्यप सरेंडर होते समय नेपाल बॉर्डर पकड़ा गया, नेपाल बॉर्डर से नहीं पकड़ा गया। चौथा मजबूत स्तंभ है, एक पिलर को तोड़ा जा रहा है, एक पिलर क्रैक डाउन हो रहा है, लोग डरेंगे। नमस्कार, मैं राशिका आप सभी का स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ वॉरियर में, जहाँ हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मनीष कश्यप, उन्हें कौन नहीं जानता। इस वक्त मनीष कश्यप विवादों से घिरे हुए हैं और इस बीच उनकी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ थमने का नाम नहीं ले रही। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AP सिंह। सर से हम बात करेंगे। उससे पहले सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमारे चैनल को देने के लिए। जी सर, सबसे पहले ये बताएं कि मनीष कश्यप के ऊपर ये पूरा जो मामला रहा वो क्या रहा? मनीष कश्यप एक पत्रकार है जी। एक ज्वलंत, जीवंत, निर्भीक, निडर, निष्पक्ष पत्रकार है जी। ये पत्रकारिता का गुण होना चाहिए। बात पत्रकार छोटे या बड़े की नहीं है। पत्रकार पत्रकार होता है, उसे छोटे बड़े से नहीं आंका जा सकता। पत्रकारिता के जो गुण हैं, जो पैमाना है, उस पर वो खरा उतरता है। उसकी एक गलती थी कि उसने ये कह दिया कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, सरकार गिरा दूंगा। ये ओवर था, ये गलत था, एक पत्रकार का फ़र्ज़ नहीं था। और मैं समझता हूँ इसी कहने को आज वो सज़ा भुगत रहा है एक तरह से। तो देखा जाए तो अगर आप पत्रकार है या फिर पत्रकार छोड़िए, निजी ज़िंदगी में हम बहुत बोल देते हैं कि हम इसे ये नहीं बनने देंगे। और इसमें सवाल ये भी होता है, बिहार सरकार या फिर बिहार में जो चल रही हैं वो कमियां कोई गिना दे तो उनका हाल ठीक मनीष कश्यप की तरह हो जाता है, ऐसा जनता का कहना है। सरकार से सवाल पूछना एक पत्रकार का ही नहीं, एक आम आदमी भी कह देता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, मेरा मत ये है, मेरा ये मत है। वो है तो बिहार का नागरिक, अंततः बिहार का नागरिक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। त्याग और प्यार की बात कहूँ तो उसने विवाह नहीं किया इसलिए कि समाज सेवा कर सके, बिहार की सेवा कर सके। कितने लोग ऐसे हैं लिखते हैं द सन ऑफ बिहार। उसने अपने ट्विटर पर लिखा मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। तो ये प्यार है, बिहार के प्रति प्यार है, पूर्वांचल के प्रति प्यार है, प्रवासी लोगों के प्रति प्यार है, हिंदी भाषी लोगों के प्रति प्यार है। ये प्यार अगर कोई करता है तो इतना भी कहने का हौसला रखता है कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये उसका प्यार। और देखिए, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात ये सब जानते हैं, अटल सत्य है। तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, जो कि पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रहे कई बार और केंद्रीय रेल मंत्री रहे। तेजस्वी यादव की माता जी, पूज्य माता जी राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रहीं। तेजस्वी यादव के प्यारे भाई बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो जिसका भाई मंत्री हो, माँ मुख्यमंत्री रही हो, पिता मुख्यमंत्री रहा हो, अपना स्वयं डिप्टी CM हो, उप मुख्यमंत्री हों, बहुत अगली स्टेज ही है मुख्यमंत्री की। तो ऐसे व्यक्ति को इस बात को सोच के नहीं नाराज़ होना चाहिए था और ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था कि जो मनीष कश्यप के साथ बिहार में हो रहा है। और बिहार में चलिए आप कर लीजिए, आपकी सरकार है, अपना है। अब तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु से NSA लगाया गया, रासुका लगाया गया। ये उचित नहीं है। अपने घर में बात रखते तो लोग, बिहार के पूर्वांचल के लोगों को भी अच्छा लगता कि चलो हमारे घर की बात है, निबट जाएगी। अब उसे हिंदी नहीं आती, हिंदी आती है, उसे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश भी चलो आ जाती है, लेकिन तमिल में तो तमिल की भाषा क्षेत्रीय। अब वहाँ तमिलनाडु में तो हिंदी और इंग्लिश से काम नहीं चलना है, वो नहीं चल पा रहा है। वहाँ उसे NSA लगाया गया। NSA भी कब लगाया गया? जब लगभग एक महीने से वो जुडिशल कस्टडी में था।
पुलिस कस्टडी में था, रिमांड पे था। रिमांड के दौरान क्या हुआ उसके साथ, रिमांड के दौरान क्या कौन लोग मिले उसके साथ, किसको फ़ोन किया, किसको व्हाट्सएप मैसेज किया, किसको वीडियो कॉलिंग की, किसको एसएमएस किए, कौन लोग आए, किससे बात हुई, क्या रिमांड के दौरान खालिस्तान से बात हुई, क्या रिमांड के दौरान खालिस्तान कमांडो फोर्स, लिट्टे या ऐसे संगठन जो बैन हैं उनसे बात हुई, क्या ये बात ऐसी हो सकती है, क्या एनएसए के आरोप रिमांड के दौरान लगाना ठीक है। जब उसे तमिलनाडु की पुलिस ने पीसी रिमांड लेकर वापस भेजने के लिए, पटना भेजने के लिए अपनी मदर कोर्ट भेज रहे थे, उसी समय रात को 9 बजे कोर्ट खुलती है तमिलनाडु की, एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, सुबह उस पर सुनवाई होती है और सुनवाई के समय एनएसए लगा दी जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उचित नहीं हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पेंडिंग थी, उस समय हमारी याचिका वहाँ पेंडिंग थी और उस दौरान भी उन पर एनएसए लगाया गया। आप सोच सकते हैं सर, ये एनएसए लगाने के बाद उनकी जो केस थी वो कब तक चलेगी, और उनके चाहने वालों की, बिहार के लोगों की, जनता की, जो उन्हें सच में सन ऑफ बिहार मानते हैं, उनका ये कहना है कि कब छूटेंगे मनीष भाई या फिर कब छूटेगा हमारा बेटा, तो आप बता सकते हैं वो कब तक रिहा होंगे? मैं आपको मनीष कश्यप की फाइल में के कुछ फैक्ट दिखाऊंगा, तथ्य। उसमें आप देखिएगा, मनीष कश्यप ने एक ट्वीट किया। ट्वीट भी कब किया, जब उससे पहले, उस ट्वीट से पहले इस देश के रिनाउंड न्यूज़ चैनल जी न्यूज़, रिनाउंड न्यूज़पेपर हिंदुस्तान, ये लिखते हैं कि मनीष कश्यप ने तो जो किया उससे पहले के, ये देखिए, ये बर्बर, तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले, त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा, चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। ये देखिए आप, ये है, ये कौन कह रहा है? हिंदुस्तान। स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे ताबड़तोड़ वार, काम छीनने का आरोप। तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों पर कातिलाना हमले, बिहार जैसे गरीब राज्य ध्यान दे केंद्र से। इधर नीतीश कुमार का स्टेटमेंट, ये हिंदुस्तान 2 मार्च को कह रहा है, ठीक है, 2 मार्च का ये अखबार। ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद हैं हिंदी भाषी। कितना दुखद लगता है, हिंदी भाषी घर में डर से बंद है। इस देश में हम संघीय ढांचे में रह रहे हैं, हम संघीय ढांचे में, ये दैनिक भास्कर लिख रहा है, ये दैनिक भास्कर बराबर कह रहे हैं, सबकी आप बीती बता रहे हैं। अब समस्या क्या है, क्यों ऐसा होता है? व्यक्ति का ये छापा गया है, जो पैसा तमिलनाडु के लोकल लोगों को कम लगता है वो हमें ज़्यादा लगता है। हमें अपने राज्य में इतना पैसा मिल जाए तो हम क्यों जाएं? ये प्रभात खबर लिख रहा है, ये तमिलनाडु में बिहारियों की हत्याएं, तमिलनाडु में बिहारियों की हत्याएं, प्रभात खबर लिख रहा है। ये सब खबरें चल रही हैं। तमिलनाडु में बिहार के मजदूर निशाने पर, स्टेशन पर घर लौटने वालों की लगी लंबी कतारें, बताई अपनी पीड़ा, प्रभात खबर। ये तमिलनाडु में त्रिपुर रेलवे ट्रैक पर मिला बिहारी मजदूर का शव। अमर उजाला लिख रहा है, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे सिकंदरा के युवक का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ये सब कुछ चल रहा है। पप्पू यादव ट्वीट करते हैं, तमिलनाडु में उत्तर भारतीय बिहारी 28 फरवरी को हिंदी भाषियों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, उनका संगठित तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। ये हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। माननीय सीएम नीतीश कुमार हस्तक्षेप कर बिहारी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये चल रहा था। इस दौरान, इस बीच में ये होते होते अब आता है ट्वीट किसका, जिस पर सारा बवाल हुआ, जिस पर सारा फसाद हुआ। ये ट्वीट, ये है मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। इसमें लिखता है, ये हुआ है 8 मार्च 23 का, घटना चल रही है 28 फरवरी। पप्पू यादव कह रहे हैं सामान्य सांसद हैं, 2-3 मार्च चल रही है। ये पढ़ते पढ़ते ये बोलता है मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव जी चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया है
उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हों और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान हों। और हाँ, इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु में वो सच है कि झूठ, इसकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं और इसके लिए दोषी आप हैं, ये कहते हैं। और यही नहीं, अब आती मुख्यमंत्री जी की द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़ लिखता है, नीतीश कुमार expresses concern over attacks on Bihar laborers in Tamil Nadu. Bihar Chief Minister Nitish Kumar on Thursday expressed concern over the alleged attacks on laborers hailing from the state in far off Tamil Nadu. I have learned from the newspaper, ये भी कह रहे हैं, I have learned from the newspaper, तेजस्वी यादव भी कह रहा है, I have learned from newspaper that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the Chief Secretary and the Director General of Police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihari workers there, Kumar tweeted. ये होता है, ये पूरा ट्वीट लिखा। अब इसके बाद ये लिखना मुख्यमंत्री जी ने लिखा, सबने लिखा और सबने किया, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। केवल अमर उजाला ने लिखा, दैनिक भास्कर ने लिखा, दैनिक प्रभात ने लिखा। फिर ऐसा क्या हुआ जो सिर्फ कार्रवाई मनीष कश्यप पे ही किया गया? FIR पे अब आते हैं। ये FIR नंबर 3/23, 5/23, ये FIR सिर्फ हुई हैं अंडर सेक्शन 153, 153A, 153B, 5051B, 5051C, 468 एंड 471 एंड 120B IPC, ये FIR हुई। अब FIR का सीक्वेंस देखिए, 3/23, 5/3/23 को, 4/23, 10/3 को 23 को, मतलब उसी के लिए वेट किया जा रहा है कि इसी पर और FIR होंगी। 5/23, 12/3/23, 3, 4, 5 इस सीक्वेंस में हो रही। तमिलनाडु में मदुरई डिस्ट्रिक्ट CCD 3rd PS क्राइम 6/23, त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम नंबर 13/23, ये FIR हुई। कंटिन्यूअस पुलिस रिमांड चल रहा है, अलाउ किया जा रहा है डिफरेंट जुरिडिक्शन में। तो ये लगातार ऐसा होना और केवल उस ट्वीट पर करना, इसमें उसका क्या दोष है, उसमें इसका क्या दोष है, उसमें इसकी क्या इतनी बड़ी। अगर उसने बिहार के लोगों की और हिंदी भाषी लोगों की आवाज़ उठाई है, अगर मज़दूरों, प्रवासी मज़दूरों की बात की है, तो ये तो बात और ये सच्चाई कि इस देश में भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद हावी है, सब जानते हैं। ये बात कि प्रवासी मजदूर और बिहार के लोगों के साथ जब मनीष कश्यप ने जन्म भी नहीं लिया था, तेजस्वी यादव ने जन्म भी नहीं लिया था, उस समय भी महाराष्ट्र और साउथ में बिहार के मजदूरों के साथ अनजस्टिस और हरासमेंट होता रहा है, चलता रहा है। ये दर्द बयां कर दिया उसने, ये दर्द बोल दिया उसने, तो इसमें क्या गुनाह है? ये तो गुनाह नहीं, ये गुनाह तो नहीं है। अगर शायद उन्हीं की सज़ा मिल रही है कि वो अभी उन पे NSA लगा है, तमिलनाडु कोर्ट पुलिस स्टेशन में वो हिरासत में बंद है। हाँ बिल्कुल, NSA देखिए वो आतंकवादी नहीं है, खालिस्तानी नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए। मैं कैसे मान लूँ? साहब ये बताएंगे NSA हम किसके ऊपर लगा सकते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, उसे हमें थोड़ा विस्तार में बताएं। मैं कैसे मान लूँ एक सैनिक का जो देश की सीमा पर शहीद होना जानता है, एक सैनिक जो जब सीमा पर शहीद होके आता है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां उसके सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे किसी सैनिक के देश के गोलियां नहीं मिलती हैं। उस सैनिक का बेटा, उस सैनिक के बेटे का खून इतना DNA उतना खराब हो गया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। एक सैनिक की माँ, सैनिक की पत्नी और इसकी मनीष कश्यप की माँ जो एक सैनिक की पत्नी है, क्या वो ऐसे बेटे को जन्म देगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा? क्या उसका ऐसा माहौल हो गया है? यह ऐसा नहीं है, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है, जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु सरकार की तरफ से आदरणीय कपिल सिब्बल जी पेश हुए। अब उन्होंने आते ही कहा इस बात को, पहले और एडवोकेट थे, फिर और एडवोकेट थे और थे, आते जब वो आए उन्होंने कहा नहीं, इसकी वजह से हत्याएं हुई हैं। बिल्कुल उनका स्टेटमेंट की हत्याएं, केस बहुत पेचीदा है, बहुत सारे लोगों की इसकी वजह से हत्याएं हो गई हैं, लोग मर गए हैं, मर्डर हुए, हत्याएं हुई। 2 राज्यों में क्लैश हो गया।
जो ट्वीट किया गया वो अलग अलग यूआरएल नंबर से किया गया, अलग अलग यूआरएल नंबर यूज़ हुए उसको भेजने के लिए, उसको करने के लिए, ये सारा कुछ हुआ है। एफआईआर हमारी पिटीशन है कि सारी एफआईआर क्लब करिए, एक साथ करिए। कहाँ कहाँ ट्रायल करेगा, तमिलनाडु, बिहार, पटना, मदुरई, ये सब कहाँ कहाँ करेगा, सारी एफआईआर एक साथ करिए, बेल दीजिए, वो करे। सबके यूआरएल नंबर अलग है, हर एफआईआर का कंटेंट्स नंबर अलग अलग है, डिफरेंट है कंटेंट्स उसके हर एफआईआर की, इसलिए अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग हैं और इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ डिनाइल। 1 महीना पीसी हो चुका है, वो व्यक्ति सरेंडर हुआ है। सरेंडर होते समय ना उसने भेष बदला, ना उसने पगड़ी बांधी, ना कोई आंखों में चश्मा लगाया रंगीन, ना अपनी दाढ़ी कटवाई या मुड़वाई, ना उसने अपने कपड़े बदले, ना मनीष कश्यप सरेंडर होते समय नेपाल बॉर्डर भागा, पकड़ा गया। नेपाल बॉर्डर से नहीं पकड़ा गया, वो कहीं किसी घर से अंडरग्राउंड नहीं पकड़ा गया, कहीं किसी खेत खलिहान में नहीं छिपा हुआ था, कहीं एयरपोर्ट पे भाग नहीं रहा था, वहाँ से पकड़ा गया। जैसे उसे पता चला वो स्वयं को अपना उसने सरेंडर किया है कोर्ट पुलिस के सामने। जब खुद सरेंडर हो रहा है, अपने आप न्याय सिस्टम में पुलिस का भरोसा कर रहा है, वो यहाँ भी आ सकता था, एंटीसिपेटरी बेल भी लगा सकते थे। जो काम अब हो रहा है तो पहले भी हो सकता था। कई लोग ऐसा करते हैं जब कई केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। तो इस बात की उसे सज़ा मिल रही है कि वहाँ उसके साथ हरासमेंट हो रहा है, फिजिकली, फाइनेंशली, मेंटली हरासमेंट हो रहा है। लगातार इतने दिन से पीसीपी रिमांड पे, लगातार उस पर एनएसए लगे। सोचिए, ये एफआईआर तो थी ही, इतनी धाराएं तो थी ही, इतना तो केस सब कुछ था ही, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में तो चला ही। उसका इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा निजता का अधिकार, देखिए कितना बड़ा हनन हुआ कि उसके अकाउंट सीज कर दिए गए। अकाउंट सीज किए गए, साथ साथ में आप ये नहीं प्रूव कर पा रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आया। उनका अकाउंट किस आधार पे सीज किया गया? इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर दिया उन्होंने। सीज करने का निजता का अधिकार, और उसे ओपन कर रहे हैं आप कि उसमें इतने पैसे हैं, इतने नहीं हैं, ये हैं 43 लाख हैं, 44 लाख हैं। अगर वो पैसे किसी व्यक्ति को बिहार के लोगों ने दिए, गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों ने उसके सब्सक्राइबर थे या उसके चैनल के माध्यम से उसकी आय थी, तो सब कुछ डिजिटली था। जब डिजिटल पेमेंट है, माननीय मोदी जी तो डिजिटली पेमेंट चलाया उन्होंने। कोरोना काल के बाद, नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो सब कुछ तो सामने है, सब कुछ अकाउंट में है, सब कुछ सामने है, उसको कहाँ ले जाएगा? लेकिन नहीं, उसको सीज किया गया। उसको ऑपरेट करने पे लगाया जाता कि नहीं, इसको पैसे नहीं निकालेंगे, इतना हो सकता था, या आवश्यकता दिखाते। अब उसे कोर्ट में पेश हो रहा है, लगातार पीसी रिमांड लिया जा रहा है। वहाँ खाने की भी समस्या हो सकती है, पीने की भी समस्या हो सकती है, भाषाई विवाद की वजह से है। तो वैसे लोगों में फ़र्क है, क्योंकि भाषा के आधार पर कुछ राज्यों में राजनीति होती है, कुछ राज्यों का काम है भाषा के आधार पर ही, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय दल के आधार पर ही राज्यों में राजनीति होती है। इसीलिए नेशनल पार्टी को लोग वहाँ अवॉइड करते हैं। माननीय मोदी जी तो नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। वो तो सबके लिए कहते हैं, सबकी बात करते हैं, सब जगह जाते हैं। ये हिंदी भाषा के साथ वहाँ भेदभाव होना, या महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के साथ भेद, कितना दुख होता है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आप पहले के स्टेटमेंट देखते थे कि हम मराठी हैं, हम बिहारियों को नहीं घुसने देंगे, हम पूर्वांचल लोगों को नहीं यहाँ एंट्री करने देंगे, नहीं काम लेने देंगे, नहीं काम करने देंगे। तो इस तरह की ऐसे बात, ऐसा आरोप संघीय ढांचे को तोड़ता है। हमारा संघीय ढांचा है फेडरल, हमारा क्या है? आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। आज कितने कार्यक्रम इस बात के हुए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल को हम जयंती मनाते हैं। संघीय ढांचा हमारा भारत का संविधान कहता है गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक हम सब एक हैं। लेकिन फिर भी ये सत्य है कि आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या होती है, तमिलनाडु में जो हुआ आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जो होता है वो आप सुनते हैं, जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण लोगों को टारगेट करके हत्या की जाती है, वहाँ खबरें आती हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी। श्रीनगर में ऐसा होता है। लॉ एंड ऑर्डर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं।
अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा के साथ कि हिंदी भाषी है इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मार रहा है, ये हमारे संघीय ढांचे को और संविधान की पर भी बहुत बड़ी चोट है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गुजरात से चलकर वाराणसी आते हैं, पवित्र स्थली है, उत्तर प्रदेश आते हैं, देश की सबसे अधिक लोकसभा सीट देने का काम उत्तर प्रदेश करता है, तो कोई उन्हें प्रवासी नहीं कहता है, कोई उन्हें गुजराती नहीं कहता है, उन्हें देश का बेटा और हर हर मोदी और घर घर मोदी करके स्वीकार किया जाता है। और पूरे वाराणसी में घर घर मोदी और हर हर मोदी के नारे लग के बहुमत से दूसरी बार जिताया और तीसरी बार जिताने की तैयारी चल रही है। कोई उन्हें प्रवासी नहीं कहता, कोई उन्हें गुजराती वाला नहीं कहता। और मोदी जी भी दरिया दिल दिखाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, अमेरिका जाएं, चीन जाएं, जापान जाएं, लंदन जाएं, कहीं जाएं, किसी देश में जाएं, हिंदी बोलने में गर्व महसूस करते हैं और हिंदी में भाषण देते हैं और हिंदी को भाषा को पूरी दुनिया में ले जाते हैं, इंटरनेशनली ले जाते हैं और ग्लोबली ले जाते हैं। और आज देश G20 देश अध्यक्षता कर रहा है। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक तरफ हमारा देश इतना ऊंचाई पे बढ़ रहा है, इतना विशाल हृदय बन रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वाले फार्मूले पे माननीय मोदी जी चल रहे हैं, 1 पर्सन 1। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के द्वारा जो कुछ कमाया, जो कुछ किया, अपना नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा या लोगों की आवाज़ उठा के किया, उसके साथ NSA लगाई जा रही है, रासुका लगाई जा रही। कितना बड़ा धब्बा है कि जब पत्रकारों पर, इस देश के पत्रकार आत्मा होते हैं, चौथा स्तंभ होते हैं। मीडिया हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया चौथा स्तंभ है, चौथा मजबूत स्तंभ है। एक पिलर को तोड़ा जा रहा है, एक पिलर क्रैक डाउन हो रहा है। लोग डरेंगे, लोगों में भय आएगा। आम पत्रकार कैसे कर पाएंगे काम? छोटे पत्रकार कैसे सरकार से सवाल पूछ पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे मुख्यमंत्री के लिए? और बात तो मुख्यमंत्री से करनी पड़ेगी, बात तो मुख्यमंत्री के लिए बोलनी पड़ेगी। अब केवल उनकी वटरिंग करना, केवल तारीफ करना तो पत्रकारिता नहीं है। अब जब जनता सवाल पूछती है, जनता की आवाज़ बन के एक पत्रकार आईडी लेके और पेन लेके लिखता है और आईडी लेके सवाल पूछता है, तो उसका इतना बड़ा दमन, इतना बड़ा उसके साथ दमन चक्र नहीं चलना चाहिए। मैं तो केंद्र से भी अनुरोध करता हूं कि इस केस में भी केंद्र सरकार CBI जांच करवाए। और CBI जब 2 राज्यों का मामला है, राजनीतिक दलों का मामला है, स्टालिन जी और तेजस्वी यादव के अच्छे संबंध हों, बढ़िया बात है। 24 की तैयारी करें, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। विपक्ष होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी तो स्वयं कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा तो हमारे देश का लोकतंत्र अच्छा चलेगा, हमारा सिस्टम अच्छा चलेगा, हमारी सरकारें अच्छी चलेंगी। प्राचीन कहावत भी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वाले को अपने पास रखिए, घर बना के दीजिए। वो कम से कम आपकी आलोचना करेगा तो आपका संभाल होगा, आप संभलेंगे, आप में अलग निर्माण होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो देश के लिए घातक हैं कि पत्रकार पर। और कोई कहता है छोटा पत्रकार, आपको याद दिलाता हूँ, महात्मा गांधी जी बचपन में जब वो मोहनदास करमचंद थे, कल फादर ऑफ नेशन नहीं थे, महात्मा नहीं थे, तो उन्होंने एक बचपन में बायोस्कोप पर फिल्म देखी थी, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का इतना बड़ा उन पर प्रभाव पड़ा कि वो राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की फिल्म महात्मा गांधी के जीवन पर, और महात्मा गांधी उस फिल्म को देखकर फादर ऑफ नेशन तक का सफ़र और पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश देने का काम अगर महात्मा गांधी ने किया तो एक फिल्म ने उनके जीवन को बदल दिया। जब एक फिल्म एक व्यक्ति के, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के, बैरिस्टर जैसे, एडवोकेट जैसे व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, तो मनीष कश्यप की भी एक खबर एक सोशल मीडिया या मीडिया पर पड़ी हुई चीज़ अगर एक व्यक्ति के जीवन में बदलती है तो वो भी धन्यवाद का पात्र है, शुक्रिया का पात्र है कि उसने अपने जीवन में बदलाव लाया। और आपको याद दिलाता हूँ, ये तो महात्मा गांधी की बात थी, उससे पीछे हम जाते हैं जब महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध एक जंगल में एक दिन जा रहे थे जंगल में, तो वहाँ क्या निकला, अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू जंगल में रहता था, उसका क्या शौक था, वो लोगों को मारता था, काट के उनकी एक उंगली काटता था, अपने गले में लटका लेता था। अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू ये करते करते, क्योंकि उस समय लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा था ही कि जंगल में चल रहा है जंगल राज,
वो काट लेता था। महात्मा बुद्ध निकले। महात्मा बुद्ध से अंगुलीमाल डाकू ने कहा ठहर जा, एक बात कही, ठहर जा, मतलब ठहर जा, अब मैं तेरे को काटूंगा, तेरी उंगली निकालूंगा, अपने काट के गले में टांगूंगा। क्योंकि पहले वही अपनी मुख्यता मानता था, कोई लिस्ट तो होती नहीं थी क्राइम की, इतने मर्डर किए इसने। आज तो हिस्ट्री शीटर हो जाता है, लिस्ट बन जाती है केसों की। महात्मा बुद्ध ने रुक तो गए, लेकिन एक ही बात उससे कही काउंटर में कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। उस एक बात का असर, महात्मा बुद्ध के एक वाक्य का असर अंगुलीमाल डाकू के जीवन पर पड़ा कि अंगुलीमाल डाकू खुद गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया और उनके साथ चलने लगा और सारी आपराधिक दुनिया को छोड़ दिया और गौतम बुद्ध के साथ चल दिया। केवल एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, एक शब्द, अगर एक शब्द भी अच्छे व्यक्ति का किसी के जीवन पर असर करता है, उसके जीवन में बदलाव लाता है, तो निश्चित तौर पर उसका फर्ज होता है कि वो कार्य करे। जी, इस बीच देखा गया अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया। उनके पुलिस वाले हाथ पकड़े थे, आगे पीछे सिक्योरिटी थी, लेकिन वहीं मनीष कश्यप के हाथ में हथकड़ी लगे हुए थे। तो ये भेदभाव क्यों? क्योंकि देखा जाए, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो किसका गुनाह ज़्यादा बड़ा है, उस हिसाब से इन्हें करना चाहिए था। इस पे क्या कहेंगे? अतीक अहमद के ऊपर 100 से अधिक केस हैं। ये पत्रकार था, इस पर NSA लगा, उससे पहले से हथकड़ी पड़ी हुई है। अब वो डॉन था, वो माफिया था, उसने तो अपने बेटे को भी झोंक दिया। कोई वो अपने बच्चों को तो नहीं भेज आपराधिक दुनिया में झोंकता, लेकिन उसने अपने बेटे को भी। हमने रिपोर्ट्स पढ़ा था कि उनका बेटा अमेरिका जाके पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके फादर के क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर के वो नहीं जा पाया था। नहीं, भेजना चाहते तो भेज ही देते। एक बड़े केस में बता रहा हूँ, क्रिमिनल के आनंद पाल, बड़ा केस था राजस्थान का, आइकॉन था राजपूत समाज का। उसकी बेटी दुबई में पढ़ रही है, दूसरी बेटी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आनंद पाल की, इनकाउंटर में मारा गया। उसने पढ़ाया, बच्चियां पढ़ रही हैं, मुख्य धारा में हैं, कोई आरोप थोपा नहीं। अनुराधा चौधरी, लेडी डॉन, जिनके मैंने ट्रायल किए, डीडवाना, बीकानेर, अजमेर जाकर अनुराधा चौधरी, लेडी डॉन, देश की बड़ी नामचीन क्राइम की दुनिया में, बेताज बादशाह कहिए, काला जठीरा, लॉरेंस बिश्नोई, ये सब अब उनके साथ हैं। हमने इनके केस लड़े, बीकानेर गया, अजमेर गया, जयपुर गया, डीडवाना गया, सारे केस लड़े। कोई नहीं, बड़े से बड़े अपराधी मैंने देखे, कोई नहीं चाहता। वो कहता, मैं कहता हूं उनसे कि मैं क्या हुआ अनुराधा, क्या हुआ आनंद पाल, क्या मुख्य धारा में नहीं आ सकते हो, क्या वापस नहीं आ सकते हो मुख्य धारा में? अब तो हमने तुम्हें सारे केसों में बेल करा दी, अब तो तुम्हें बरी करा दिया, अब तो सब केसों में बेल हो गई, तुम घर पे हो अनुराधा चौधरी, तुम घर पे हो, क्या तुम मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकती? तो कहते, गुरुजी बहुत देर हो गई, अब वापस आना बड़ा मुश्किल है, इतने जाल में मैं फंस चुकी हूँ। लेकिन कभी अपने बच्चे को क्राइम में उतारने की नहीं सोची। अतीक अहमद का माइनस पॉइंट था कि उसने अपने बच्चे को, अपने बेटे, दो बेटे जेल में हैं, एक बेटे का मर्डर हुआ। सोचिए आप, एक व्यक्ति कैसे जिंदा लाश हो जाता है, जिंदा लाश, एक व्यक्ति जिंदा लाश हो जाता है जब वो अपने बेटे का जनाजा कंधों पे लेकर जाता है अपने, और उसे तो वो भी नसीब नहीं हो रहा, उसे तो वो भी नसीब नहीं हो रहा है, उसे मैयत नहीं नसीब हो रही अपने बेटे की, उसे मिट्टी, जो एक ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकारों का हनन है, उसके साथ एक तरह से मैं तो कहूँगा कि उसे मिलना चाहिए अधिकार कि अपने बेटे के अंतिम संस्कार में उसमें मिट्टी तो डाल सके। ये तो पवित्र कार्य होता है बहुत। वो तो रमज़ान में चला गया, रमज़ान का महीना चल रहा है, उसे तो क्या जगह दोजख मिलेगी, जन्नत मिलेगी, पता नहीं क्या मिलता क्या नहीं मिलता। मैं उस मैथोलॉजी पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके ह्यूमन राइट्स का एक तरह से वायलेशन है, मिलना चाहिए, उसे देना चाहिए। पुलिस को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा प्रोविज़न हमारे संविधान में भी है और उसमें भी होना चाहिए। जहाँ आपने बात मनीष कश्यप की हथकड़ी की थी, वो वायलेशन है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कई आदेश हैं जिसमें हथकड़ी लगाने का प्रोविज़न नहीं है, उसे आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। कोर्ट में भी उसे बैठने का स्थान दिया जाता है, खड़ा नहीं रख सकते। हथकड़ी, आप भगोड़ा है, भाग रहा है तो आप बेड़ियाँ भी लगाइए, पुलिस कस्टडी से भागा है, कौन मना करता है? आप हथकड़ी लगाइए, बेड़ियाँ भी लगाइए, यहाँ डालिए, धीरे धीरे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है धीरे धीरे। अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग स्थितियाँ, कोर्ट से परमिशन ली जाती है, कोर्ट से मंजूरी ली जाती है, लेकिन एक फ्रेश
जो अभी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है, जिस पर केस लगा है, जो सरेंडर हुआ है, जो पत्रकार है, जो इसका ऐसा रिकॉर्ड नहीं है वो कहीं भागा है या उसने ऐसा किया है, उसको भी हथकड़ी लगा के पेश किया जाता है। तो वो ये मानव अधिकारों का हनन है, वो नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक अतीक अहमद की बात करें तो लड़के का जो एनकाउंटर हुआ है, वो अगर कुछ लोग कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, बहुत मीडिया के लोग सवाल उठाए, हमसे भी पूछा कई चीज़ें उन्होंने रख दी सामने कि गाड़ी में कोई खरोंच नहीं है, मोटरसाइकिल में एक चीज़, मोटरसाइकिल किधर पहुंची, वहाँ रास्ता बंद था, जिधर जा रही थी रास्ता ही ब्लॉक था, मतलब वहाँ क्यों कोई जाएगा, एक सवाल। मोटरसाइकिल में कोई खरोंच नहीं, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, मोटरसाइकिल में आरसी नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उस मोटरसाइकिल में, चेसिस नंबर नहीं है। तो ऐसी कौन सी मोटरसाइकिल है साहब जिसमें चेसिस नंबर नहीं है? वो तो मैन्युफैक्चर कंपनी देती है रजिस्ट्रेशन। या तो गाड़ी अनरजिस्टर्ड होती तब तक वो कंपनी की होती है, एजेंसी की होती। जैसे एजेंसी से गाड़ी उतरती है, सेल होके आती है, किसी को चाहे फर्स्ट ऑनर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑनर बदलते रह सकते हैं, लेकिन उसके सेल लेटर के आधार पे होता है, तो वो होता है। वो नहीं था। चाबी उसमें गाड़ी की मोटरसाइकिल की चाबी नहीं थी। अब चाबी कहाँ चली गई अगर स्टार्ट थी? हेलमेट नहीं थे, पकड़े गए हैं तो मारे गए हैं, तो हेलमेट होना चाहिए था, ये भी आवश्यक है, हेलमेट होना चाहिए था। अब वो ये तो है नहीं साहब कि वो वैलेंटाइन डे मनाने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, अब बैठे हुए घूम के आराम से, हेलमेट क्यों लगाएंगे? गुलाबी मौसम है, फरवरी मार्च का मौसम है, हल्की हल्की भीनी भीनी बारिश हो रही है और मोटरसाइकिल पर टहलते हुए जा रहे हैं, हेलमेट क्यों साहब लगाएं? हमने क्या चोरी की? हम क्या अपराध हैं? हमें सुरक्षा की भी ज़रूरत है, हम तो बहुत स्लो स्पीड में ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं, उन्हें पता था कि 5-5 लाख रुपए का इनाम है, जिस पर 5-5 लाख रुपए का इनाम हो, घोषित अपराधी हो, वांटेड हो, भगोड़ा हो, और दूसरी तरफ ये खबर आ रही कि राजस्थान में है, कहीं उधर है, हरियाणा में है, वहाँ तो चीज़ें। उसके बाद ये चीज़ें मूलभूत चीज़ें, हेलमेट नहीं था, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद कोई खरोच नहीं आनी। उसके पास अच्छे आधुनिक हथियार थे। एक तरफ तो ये खबर है कि पंजाब में ड्रोन से उसके हथियार दिए जाते थे, आधुनिक हथियार थे। और आधुनिक हथियार होने के बाद किसी के काउंटर फायरिंग हो, क्रॉस फायरिंग हुई और उसमें किसी की कोई आहत, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये हमारा काम नहीं है, आपका काम नहीं है इस पर करने का। राज्य सरकार करेगी, पुलिस करेगी और साथ में ह्यूमन राइट्स करेगा, जो उनका वहाँ केस चलेगा। तो उसमें ह्यूमन राइट्स बड़ा अच्छा है, हमारा संविधान बहुत अच्छा है। जब भी कोई पुलिस एनकाउंटर होता है, किसी छोटे आदमी का हो, बड़े आदमी का हो, गरीब अपराधी हो, अमीर अपराधी हो, राजनीति के रसूख वाले का अपराधी हो, सांसद का बेटा हो, विधायक का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, किसी राजनीतिक दल का अपराधी हो, अपराधी कोई हो, अपराधी अपराधी होता है। ना उसकी कोई जाति होती, ना क्षेत्र होता, ना भाषा होती, ना संप्रदाय होता है। देश के लोगों को अपराधी की दृष्टि से ही मानना चाहिए। अगर अपराधी की भी जाति आप कहने लगेंगे, अपराधी का भी धर्म कहने लगेंगे, फिर तो साफ सब कुछ सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। तो जब भी एनकाउंटर होता है तो 24 घंटे के अंदर उस एनकाउंटर की सूचना पुलिस को राज्य सरकार के ह्यूमन राइट्स में भी देनी पड़ती है और केंद्र के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी देनी पड़ती है। और दिल्ली में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वहाँ भी इसकी सूचना आ गई होगी और उस पर आगे वो प्रोसेस करते हैं। गलत हुआ, सही हुआ, वो उनका डिसाइड करना है। सवाल उठाना आपका काम है, मीडिया का काम है। आप सवाल उठाइए, बात करिए, जागृत करिए, वाइब्रेंट करिए, लोगों में जागरूकता फैलाइए। ये तो आपका कर्तव्य, उसे कर्तव्य करते रहिए। इस बीच सोनू सूद ने समर्थन में मनीष कश्यप के ट्वीट किया और उस पर विवाद छिड़ गई। कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं, कुछ अगेंस्ट है। इसमें बिहार के आईपीएस सुनील कुमार जी ने उन्होंने कहा कि सोनू सूद जी जो हैं वो पब्लिक के साथ थोड़ा खेल रहे हैं, वो पब्लिसिटी स्टंट है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप हमारे पुलिस पे नहीं तो कम से कम हमारी न्यायपालिका पे भरोसा कीजिए। उनका ऐसा कहना, क्योंकि वो वहाँ के आईपीएस ऑफिसर है, कहाँ तक सही रहेगा? देखिए, न्यायपालिका पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। हमें पुलिस पे ही भरोसा है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम पुलिस पे भरोसा है। चाहे अतीक अहमद है, पुलिस पर भरोसा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वही मेंटेन करते हैं। हमें बिहार पुलिस पे ही भरोसा है और पुलिस पे भरोसा करना हमारा दायित्व है, कानून पर भरोसा करना दायित्व है। और हमने इस भरोसे के बाद कितने केस जीते हैं, ऐसा नहीं हमने बेभरोसे के जीते हैं। ये तो अभी रासुका लगा, एनएसए लगा इस पर। आपको याद होगा संत रामपाल दास जी का हरियाणा का केस, बरवाला का केस, 950 लोगों पर
देशद्रोह लगा दिया गया। नेपाल के नागरिक थे जो भारत में आए थे, उन पर देशद्रोह लगा दिया गया। बच्चे जो माइनर थे, बाद में नाबालिग साबित हुए कोर्ट में, उन पर देशद्रोह लगा दिया गया और बेल हुई और सब बाहर हैं और सब उससे हटे, देशद्रोह से हटाया गया। तो सोचिए आप, 950 लोगों पे क्या गलती थी उनकी? उनकी गलती थी कि बस सरकार से, सिस्टम से लड़ गए तो नीचे गिरा दिया गया उनको। इस तरह 950 मर्डर केस किस पर लगाए? उन्हीं का भक्त मरा, उन्हीं के भक्त के लोग मरे, उन्हीं के भक्त की माँ मरी, उन्हीं के भक्त की पत्नी मरी और उन्हीं पर मर्डर का केस लगा दिया गया और उसी के मर्डर का ट्रायल चल रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश भारत के गृह राज्य मंत्री रहे भारत सरकार में, अटल जी के गवर्नमेंट में, और उनके ऊपर राजनीतिक दलों की आपस की घुसपैठ और उसकी वजह से उन पर मालिश प्रकरण का केस चला दिया गया। वीडियो वायरल की गई बाकायदा। बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब हमने उन चीज़ों को रखा, देखा, तो वहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये तो गिव एंड टेक है, ये सब मालिश में अपने काम कराने की बात कर रही है और ये कह रहे हैं हाँ कर दो, करा दूंगा, योगी जी से करा दूंगा, वहाँ से करा दूंगा। गिव एंड टेक हाई कोर्ट ने लिखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिव एंड टेक है। तो और उसमें भी और शिकायतकर्ता को अरेस्ट किया। जो शिकायतकर्ता लड़की थी और उसके गैंग के लोग थे, उनको कस्टडी में लिया, उन्हें जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार में, समाजवादी सरकार में मंत्री रहे कद्दावर सांसद राममूर्ति सिंह वर्मा, हमारे बहुत अच्छे निकट के संबंध थे। उन पर आरोप लगे सीबीआई जांच हो, सत्ता हटाओ, ये सब, उनको टिकट काटो। नहीं, सीबीआई जांच की भी मांग खारिज हुई और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने निजात दिलाई और उनका भी केस हुआ, बहस हुआ। हमें अदालत पर क्यों नहीं भरोसा आ गया? ये सरकार से सिस्टम थे, क्योंकि उस समय सपा सरकार थी तो विरोध उठाया जा रहा था। हरियाणा में खट्टर साहब बने थे नए, तो उनके साथ 2014 में ऐसा मामला हुआ। और देखिए मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा एक ऐसे हमारे क्लाइंट थे जो भारतीय जनता पार्टी में भी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे और कांग्रेस में भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे। बहुत हमें हेलीकॉप्टर पर घुमाया, ले गए वहाँ कार्यक्रमों जाते थे, देखते थे, हम सोचते थे एक संत है, देखिए कितना बढ़िया, अच्छा है। जब वो सरकार थी तो उसमें दर्जा प्राप्त मंत्री, ये सरकार तो इसमें भी दर्जा। लेकिन सरकार नाराज हुई, शिवराज सिंह चौहान नाराज हो गए, उनसे गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। कोई कारण रहे होंगे, क्यों कोई ना कोई तो मजबूरियां रही होती, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता साहब। अगर उनकी बेवफाई झेलनी पड़ी, फिर ये हुआ कंप्यूटर बाबा के साथ लगातार केसों की लाइन लग गई। एक केस में बेल कराएं, दूसरा, फिर मुझे जाना पड़ा, मैं इंदौर गया, कोर्ट गया, वहाँ जाके सब कुछ किया, बेल कराई, रिलीज़ कराया। लास्ट में मुझे इतना हो गया था कि जेल से छूट भी नहीं पाएंगे तब तक और केस लग जाएगा, तो जेल से भी रिलीज़ करा के उन्हें बाहर गए कंप्यूटर बाबा। तो इस तरह से यहाँ दिल्ली सरकार में आप पार्टी के कितने एमएलए, कितने मंत्री रहे, कितने प्रकरण चल जाते हैं, तो कोर्ट से ही बेल हुई और कोर्ट से उनका ट्रायल चल रहा है। तो कोर्ट में भरोसा क्यों नहीं करेंगे? और कोर्ट में भरोसा हम करते हैं। कई बार आपको देखने को मिलेगा सरकारें नहीं करती। आपको याद दिला रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है, हिंदी भाषी लोग उसको बहुत देखते हैं और आप भी अच्छी रिपोर्टर हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करती हैं, नीचे तक पहुंचते हैं, आपकी टीम काम करती है, सब चीज़ों को कवर करती है। अच्छी बात है, दर्शक को अच्छी चीज़, सही, साफ, सच पहुंचाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मामला था, 30,000 के लगभग थे अनुदेशकों का मामला, जो पीटीआई टीचर्स थे, वो चल रहा था केस। हमने सिंगल बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में केस लड़ा गया और वहाँ से 17,000 रुपये सैलरी हो गई उनकी। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उस आदेश के खिलाफ चली गई डबल बेंच में। चीफ जस्टिस साहब राजेश बिंदल साहब सुन रहे थे, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस हैं। वो चीफ जस्टिस साहब पिछले वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे। उनका मैटर चला 16-17 डेट पर। मैं लगातार गया, स्पीडी ट्रायल कराया सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें स्पीडी ट्रायल हो सके वहाँ, तो लगातार 16-17 डेटों पे गया, लगातार 1.5-2 घंटे बहस हुई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और डबल बेंच ने उनको सुना और उस आदेश को पारित किया कि हाँ, इनकी सैलरी 17,000 होनी चाहिए, 17,000 सैलरी करनी चाहिए और आप पेमेंट दीजिए। लेकिन सरकार ने नहीं दी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उत्तर प्रदेश सरकार अब उस आदेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट आ गई। तो ये सरकारी केस अदालत पर ज़्यादा होते हैं। हम तो अदालत पर भरोसा करते हैं,
हम तो कोर्ट पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई मामले में आपको बताऊं सरकार भरोसा नहीं करती है ऑनरेबल हाई कोर्ट पर, अपनी कोर्ट पर, अपने आदेशों पर, अपनी अदालत पर, अपनी माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं करती है। तब दुख होता है। पीटीआई टीचर्स एक हरियाणा का पीटीआई टीचर्स थे, 4,500 लोग थे पीटीआई टीचर्स हरियाणा में, एक जगह से डिफीट हुई हटा दिए गए। ऐसे पीटीआई टीचर्स हरियाणा से हटा दिए गए जिन्होंने इस देश को, खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल दिलाए। उन्होंने उन बच्चों के साथ काम किया, खिलाड़ियों के साथ उन्हें खिलाड़ी बनाया, ऐसा खिलाड़ी बनाया, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सारे मेडल आए, राष्ट्रपति अवार्डी मिले खिलाड़ी। लेकिन उनके टीचर जो उनके गुरु थे उनको नौकरी से हटा दिया गया। हमने वो लड़ाई लड़ी हरियाणा के पीटीआई टीचर की, सबको नौकरी लगाई, सबको सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी डिसमिस कर दी। उसके बाद हमने रिव्यू में लड़ाई लड़ी और सबको नौकरी मिली, सब काम कर रहे हैं हरियाणा में। तो अदालत के भरोसे की बात और पुलिस के भरोसे की बात हमें रखनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। और बिहार की बात करें आप, क्या ये सत्य नहीं है सुशांत सिंह राजपूत जब केस चल रहा था तो बिहार के आईपीएस को कोरोना में क्वारंटाइन कर दिया गया था मुंबई में, याद है ना आपको? जो बिहार का अधिकारी जांच के लिए पहुंचा था मुंबई में, जो नेपोटिज्म के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत लड़ रहा था, और नेपोटिज्म, मुंबई के नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद के कारण उसे मौत का रास्ता देखना पड़ा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। उसकी जांच करने जब एक अधिकारी वहां जाता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। वो वैक्सीन लगा के जाता है, वो सब कुछ करके जाता है, तो उसके साथ ऐसा होता है। और देखिए, अदालत पे हमें भरोसा है। अदालत पे हमें तब भी भरोसा था जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता मिस्टर के सिंह साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला अभी पिछले साल, उसी की मौत के बाद, कि 8 फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, मुंबई के 8 फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सुशांत सिंह राजपूत पर एक फिल्म बनाई थी। ऐसी 8 फिल्में बनाई थी अलग अलग। तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत के जीवन, नेपोटिज्म और इसमें ऐसा ऐसा हुआ और उसकी दशा को दिखाई गई। उन्होंने 200 करोड़ का क्लेम किया, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने, कि हमें ये 200 करोड़ रुपए दिए जाएं तब ये फिल्में रिलीज़ हों, ये मेरे बेटे से संबंधित है और ये होना चाहिए। हमने फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से केस लड़ा, उनकी तरफ से केस लड़े और जीते। उन्होंने बड़े बड़े वकील उतार दिए, बड़े उतार दिए, निचली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से हम जीते, फिल्में रिलीज़ भी हुई, कोई क्लेम की बात नहीं हुई और फिल्में रिलीज़ हुई। उन्होंने स्टे लगाने की बात की, फिल्में चलीं, सब ने फिल्में देखी। उसके बाद वो अपील में डबल बेंच में आए, डबल बेंच में भी चल रहा है, फिल्में रिलीज़ हुई, फिल्मों पे कोई रोक नहीं लगी, कोई पैसे की बात नहीं हुई और हमें न्याय मिला, माननीय अदालत से भी हमें नहीं मिला। आखिर में तो यहाँ तक कर दिया साहब के सिंह साहब ने भी, जो कोई पूज्य पिताजी हैं सुशांत सिंह राजपूत के, सालवे साहब को ले आए हमारे खिलाफ, कि नहीं सालवे साहब को लाते हैं पी सिंह के खिलाफ, लाए। अभी कोर्ट है, कोर्ट में तो प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस चला और हम जीते, फिल्में रिलीज हुई और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की जीत हुई। तो इस तरह से हमें अदालत पर तो ब्लाइंड भरोसा है। हम माननीय अदालतों पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, बशर्ते पुलिस पर भी भरोसा करते हैं। पुलिस भी हमारी सहयोगी है, पुलिस अगर ना हो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता है, जंगल राज बन जाएगा। शर्त यही है पुलिस की जांच निष्पक्ष हो, राजनीति के प्रेरित ना हो, राजनीति के दबाव में ना आए, राजनीति उस पर हावी ना हो जाए और राजनीति अलग हो और पुलिस की जांच अलग हो, हमें स्वीकार, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। बाकी इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहें और तब तक के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ वॉरियर। धन्यवाद।